What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. So कैसे हो सभी के सभी? I hope आप और आपके परिवार में सब लोग अच्छे ही होंगे, right? So आज का जो हमारा जो ये चैप्टर होने वाला है ये विधायिका के ऊपर है। विधायिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है? इस लेजिस्लेटिव लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विधायिका के अंदर जो आपका चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? हालांकि जितने भी बेसिक टॉपिक्स बनते हैं वो सारे टॉपिक्स कराऊंगा और उसके अंदर जो मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताता चलूंगा, ठीक है? अभी चलिए आगे देखते हैं इसका कौन कौन से मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है? और प्लीज हाँ, वीडियो के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बनेगा। और एक चीज और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, हमारे वीडियोस पॉपुलर होंगे। ऑब्वियस है, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है? और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हम प्रमोट करें अपने चैनल पे तो आप प्लीज अपना भी सहयोग दिखाइए। हम ऑफकोर्स आपको भी जो है इसमें प्रमोट करेंगे, ओके? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा आपका वीडियो का इंडेक्स, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। पहले आपको पढ़ना है विधायिका क्या होता है, ये संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्यों होती है, पहले तो ये भी जानना हमें जरूरी है। राज्यसभा और लोकसभा जो भारत के संसद के अंदर दो सदन है उसके बारे में जानना जरूरी है। और संसद का काम क्या होता है आखिरकार ये भी जानना जरूरी है हमें। और हाँ, लोकसभा और जो राज्यसभा है इनकी अलग अलग जो शक्तियां है वो क्या, कौन कौन सी शक्तियां हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना हम लोग को। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर ये भी जानना जरूरी है कि संसद में जो है कानून आखिरकार एक तरफ से बनता कैसे है। और संसद के अंदर कार्यपालिका जो है ना, पीएम हो गए, पीएम के कैबिनेट हो गई, मंत्रिपरिषद, ये सारे लोग हो गए। तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को कैसे संसद कंट्रोल में रखती है, नियंत्रित रखती है, इसको जानना जरूरी है। और एक और का सवाल है कि संसद स्वयं पर कैसे नियंत्रित रखती है। मतलब कहने का यह है कि संसद जो है अपने आप पर कैसे नियंत्रित रखती है, उसके बारे में जानेंगे। और हाँ, एक काफी छोटी बात है लेकिन काफी मोटी बात है। ये 2 नंबर में एग्जाम के अंदर देखता हूँ जब भी आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर हमें लिखे तो लिखे क्या, कि संसदीय समितियां होती क्या है आखिरकार। ये सवाल बहुत भरा हुआ है, ठीक है? तो चलिए कोई इशू नहीं, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक्स को। फिलहाल इस वाले टॉपिक्स के अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 है ये आपका। और इस पार्ट 1 के अंदर मैं आपको विधायिका क्या है इसके बारे में बताऊंगा, संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में बताऊंगा, और राज्यसभा और लोकसभा के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें इसी वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। कहने का मतलब है जो 3 पॉइंट्स है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके आगे के जो वीडियोस बनेंगे उनके अंदर मैं आपको ये सारे पार्ट्स कवर तो करवा दूंगा, ठीक है? मतलब टाइम टाइम पे बताता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा जब हमने 4th चैप्टर डिस्कस किया था कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव, तो उस एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने आपको बताया था, ऐसा एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको मैंने बताया था कार्यपालिका के चैप्टर के अंदर कि कार्यपालिका को हम केंद्र और राज्य स्तर पर बांट करके देखते हैं। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज होती है मंत्री की, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कोई राज्य मंत्री होते हैं, तो कोई उप मंत्री होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होते हैं केंद्र सरकार के अंदर। केंद्र कार्यपालिका यही होती है, ठीक है? जो सरकार बोलते हैं ना, ये वही होती है। और राज्य के अंदर जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल हो गए, ये लोगों को हम राज्य स्तर पे कार्यपालिका कहते हैं इनको, ठीक है? तो जो सीएम होते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं और पीएम वाले यहाँ रहते हैं, ठीक है? अब एक बात याद रखिएगा कि जो सीएम होते हैं और जो पीएम होते हैं ये दो तरह के रोल निभाते हैं। दो तरीके का रोल कैसे निभाते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। पहले केंद्र स्तर पर देखते हैं। ऐसे ही जो है, जैसे हमने कार्यपालिका को केंद्र और राज्य स्तर पर बांटा है ना, वैसे ही विधायिका को भी, जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, इसको भी जो हम 2 स्तरों पर बांटते हैं। एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर, ठीक है? केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। अब जो केंद्र स्तर है, केंद्र स्तर पर हम लोग संसद डिस्कस करते हैं, और राज्य स्तर पर जो है विधानमंडल, क्या बोलते हैं, विधानमंडल। हालांकि जो संसद है ना, संसद के अंदर जो है 3 चीजों को मिला करके संसद बनता है। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी मिलकर के बनती है? एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों चीजों को मिला करके आपका एक संसद बनता है। जी हाँ, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि संसद किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो वो बना है लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिला करके। राष्ट्रपति को बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ये प्लस में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये प्लस में रहते हैं, और लोकसभा राज्यसभा तो है ही, इसको जो भूल जाएगा तो बुड़बक ही है ससुरा। अगला देखिए, राज्य स्तर पर जो है विधानमंडल होती है, विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो या तो आप कह लीजिए कि राज्य स्तर पर जो है डायरेक्ट विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। अब हाँ, एक बात जरा नोटिस करना, मैंने आपको शुरुआत में जस्ट 2 मिनट पहले एक चीज कही थी कि एक ही आदमी, मतलब जो प्रधानमंत्री है हमारा, एक ही टाइम पर कभी कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है, मतलब 2 रोल निभाता है ना, तो कभी वो कार्यपालिका का हिस्सा बन जाता है, तो कभी जो है वो विधायिका का हिस्सा बन जाता है, मतलब विधायक सा बन जाता है वो। ऐसा क्या करते हैं दोनों की, मतलब एक मतलब अलग अलग टाइम पर ही दोनों अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं। जैसे वो होता है ना बेबी नंबर 1 में, ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल से, हालांकि मैंने देखी नहीं है, छोड़िए से आगे छोड़िए। तो ऐसे ही जो होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पर जब उनका कार्यपालिका का वो रोल निभाते हैं, तो वो एक एज अ प्रधानमंत्री के रूप में अपना रोल निभाते हैं, ठीक है, पूरे देश की सेवा करने के लिए जो अपना वो रोल निभाते हैं। जब उनको पूरे देश के लिए कानून बनाना होता है, तो उनको कहा जाना होता है संसद में, और जैसे ही वो संसद के अंदर एंटर करते हैं, तो वो किसका पार्ट हो जाते हैं, वो विधायिका का, ना कि कार्यपालिका का। समझ पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पर आपको। तो ये चीज समझ में आ गई। तो एक ही टाइम, अलग अलग टाइम पर एक ही इंसान अलग अलग रोल निभा सकता है, एक कार्यपालिका के रूप में और एक विधायिका के रूप में। ये चीज हम राज्य स्तर पर भी ले सकते हैं। राज्य स्तर पर जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर जो है कार्यपालिका की तरह काम करते हैं, ठीक है, मतलब कानूनों को लागू करते हैं, और मुख्यमंत्री जो है राज्य स्तर पर जाकर के उन कानून को बनाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आपकी एक पुस्तक पढ़ता हूँ ना, जब ये 11th क्लास की, तो वहां पर देखिएगा कोने में एक होती है ना, छोटी सी बच्ची होती है, वो बड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल पूछ लेती है। तो उनमें से एक सवाल आपका ये भी था कि ये मतलब कि एक इंसान कानून भी बना रहा है और कानून को लागू भी करवा रहा है, तो क्या ये उचित है, ऐसा एक सवाल पूछा गया। तो काफी सोचने समझने वाला है वो चीज, थोड़ा समझिएगा आप चीज, आप लोग भी। तो फिलहाल के लिए अभी तो छोड़िए, लड़की को छोड़े जाने दीजिए, उसको बच्ची है बेचारी, छोड़िए। आगे हम यहाँ देखते हैं। मेरा बोलने का पर्पस ऐसा नहीं था, प्लीज थोड़ा हर्ट मत होइएगा, जस्ट मैं जोकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कार्यपालिका और विधायिका का मतलब क्या हुआ। हाँ, राज्य स्तर पर जो है विधायिका को 2 स्तर पर बांटा जाता है, वो है विधानसभा और विधान परिषद। हमारे पूरे देश में टोटल 28 राज्य हैं इस टाइम पर, तो 28 के बाद 28 में 28 राज्यों में 28 विधानसभाएं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दो क्या कह सकते हैं, एक तरफ से राज्यसभा भी है उस राज्य के अंदर, तो जो दूसरा वाला है विधान परिषद, ये पूरे राज्यों के अंदर नहीं है, ये सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है। वो 6 राज्य कौन कौन से है, इसका कमेंट बॉक्स में प्लीज जरा लिख करके बताइए मुझे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर देख लिया आपने, राज्य स्तर पर जो विधानसभा है वो यही है। एक राज्य विधानसभा होगी 28, और 6 जो है विधान परिषद है, ठीक है। कहने का मतलब एक तरफ से ये लोकसभा की तरह है और ये राज्यसभा की तरह है। संसद के अंदर तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है, लेकिन विधानमंडल के अंदर किसी किसी राज्य के अंदर विधानसभा ही है सिर्फ, और किसी किसी राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। तो आपको मात्र ये याद रखना कि जो 6 राज्य ये कौन कौन से हैं, ठीक है। न्यायपालिका का जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको ले लेंगे, अभी बेचारे को छोड़ दो, जाने दो। अगला देखते हैं। ये देखिए विधायिका क्या है। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। मतलब क्या है कि जनता ने कुछ लोगों को पावर्स दी होती है, कुछ लोगों को शक्तियां दी होती है कि वो उनके बिहाफ पर कानून बना सके, ठीक है। जनता के द्वारा वो निर्वाचित होते हैं। तो वो जो एक तरफ जो संघ होता है ना, संघ को एक तरफ से सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल मतलब बोलते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र की जो विधायिका होती है, जो कानून बनाती है, उसको हम बोलते हैं संसद। मतलब इसी संसद में जाकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो मिलकर के बनता है ना, यहीं पर प्रधानमंत्री और बाकी के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो लोग बैठते हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, और बाद में जैसे वहां से निकलते हैं लोकसभा या राज्यसभा से, तो उसी कानून को वो लोग लागू भी करते हैं, ये याद रखिएगा। और राज्य के विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, विधानमंडल या फिर विधानसभा, ठीक है। विधानमंडल के अंदर ही वो दोनों आ जाएंगे, विधानसभा या फिर विधान परिषद, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 76 है ना जी, 76, इस 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाएगा। यही चीज मैं आपको संसद में बता रहा था। संसद जो किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, लोकसभा राज्यसभा,
प्लस में राष्ट्रपति क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी बोला जा रहा है कि जो अमेरिका की जो है ना संसद, जैसे हमारे यहाँ तो संसद बोला जाता है, तो अमेरिका में क्या बोला जाता है? अमेरिका में इसको सीनेट बोला जाता है, और जर्मनी में इसको क्या बोला जाता है? बुंदेसरेट, और इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल काउंसिल। ठीक है, सो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, बिकॉज इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, सो इसको मैंने मेंशन कर दिया था यहाँ पर। आगे देखते हैं, चलिए अब देखिए, जरा जान लेते हैं कि संसद में आखिरकार 2 सदनों की आवश्यकता होती क्यों है आखिरकार। ठीक है, तो ये तो जान गए ना, हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका उसका क्या नाम है? उसका नाम है संसद। ठीक है, इस संसद किन किन से मिलकर के बनता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को मिला करके क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि संविधान के अंदर ही जो है अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ये बात मेंशन की गई है ऑलरेडी। ठीक है, और राज्य की विधायिकाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? विधानमंडल या फिर विधानसभा। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि किसी किसी राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब उस राज्य के अंदर 2 सदन है। ओके, और ऐसे ही केंद्र स्तर पर जो है लोकसभा, राज्यसभा, तो ये भी द्विसदनात्मक ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार संसद में 2 सदन क्यों है? मतलब किसी भी जगह पर 2 सदन क्यों होते हैं? क्या फायदा होता है 2 सदन होने का? मतलब एक हॉल यहाँ पर है और दूसरा हॉल उसके बगल में है, तो 2 सदन की क्या जरूरत है? मतलब एक कानून आएगा ना, तो उस कानून को पहले यहाँ से पास करवाना पड़ेगा, फिर यहाँ से पास करवाना पड़ेगा। क्यों इतना झंझट चाहिए? तो उसका आंसर है, देखिए यहाँ पर ये रहा। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, हालांकि इसके बाद मैं ये बंद कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपकी ये लास्ट टॉपिक यही है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगला हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ वीडियो काफी लंबी जा रही है, पता नहीं क्यों ज्यादा बोल देते हैं लोग मतलब बोलने लग जाता हूँ मैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। मतलब कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, मतलब कि अलग अलग समाज के लोग हैं, राइट। हर एक वर्ग के लोगों को एकदम उचित प्रतिनिधित्व देना जो बहुत जरूरी है, और सबको अगर हम प्रतिनिधित्व देंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमको साइज जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम में बोलते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी कि 125 देश करोड़ वासियों को मेरा जो है सलाम है, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो एक बात बताइए, 125 करोड़ जो जनता है उसके बिहाफ पर लोकसभा के अंदर सिर्फ 545 लोग ही रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। सोचिए जरा, मतलब ये है कि पूरे 150 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ 545 लोग, जो कि इस पूरे 125 करोड़ लोगों का एक तरफ से कानून बनाएंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, वही लोग करेंगे बस। क्या इतना फेयर है ये? हालांकि इसके नंबर के ऊपर काफी आजकल डिस्कशन भी चलता रहता है कि इसके नंबर्स को बढ़ाया जाए, संसद की संख्या को। देखते हैं बाकी चीजें। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि 2 सदन को रखने का सबसे मेन विचार यही है कि ताकि समाज में सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अगर फर्स्ट वाला जो सभा है उसके अंदर सीटें फुल हो जाती है, तो सेकंड वाले सभा के अंदर सीटें दी जा सके। ओके, अब सेकंड जो इसमें पॉइंट बनता है वो है कि पुनर्विचार किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक ऐसा कानून है जो कि कुछ लोगों को अच्छा तो लग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को वो कानून जो है अच्छा लग रहा है, और वो कानून गलती से इस वाले से पास हो गया, हालांकि उस कानून के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं जो कि बहुत से लोग देख भी पा रहे हैं। ठीक है, बहुत से समझदार लोग जो उसको देख भी पा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज्यादा संख्या में लोग हैं वहां पर जो कि उस कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो मान लीजिए वो इस वाले से पास हो जाएगा, तो पास होने का मतलब क्या, वो कानून बन जाएगा, अब वो कानून सबके ऊपर लागू हो जाएगा? जी नहीं, उसका मतलब ये भी है कि आपको सेकंड वाला जो सभा है उसके अंदर भी जाइए और उसको पास करवाइए, तब जाकर के वो पास होगा और आप जो है उसको पूरे देश के अंदर लागू कर पाएंगे। तो दूसरे सदन का होने का जो सबसे बेनिफिट जो पॉइंट है वो यही है कि एक प्रस्ताव के ऊपर 2 बार जो है विचार किया जाता है, ताकि उस प्रस्ताव की जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, वो साफ साफ दिखने लग जाए। समझ पा रहे? इसलिए जो इसको पुनर्विचार के लिए जो है दूसरे सदन में पुनर्विचार करने के लिए समय मिल जाता है, और इसीलिए 2 सदन की हमें आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है जी, ये वाला जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा, क्योंकि अभी वाली जो वीडियो ऑलमोस्ट देख रहा हूँ ये 14.5 मिनट की हो गई है, 15 मिनट तो चला ही जाएगा मेरे ख्याल से लग रहा है। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना रहने देता हूँ। नेक्स्ट जब आपका पार्ट आएगा उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। ओके,
धन्यवाद।